स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो एल नीनो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को हिट कर सकता है और इसको आपको इंपॉर्टेंट तरीके से समझना चाहिए अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको दोबारा से बंद करने की बात हो रही है क्योंकि इजराइल ने वापस से हमला किया, ईरान ने हमला किया और ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये चलते रहेंगे और ये कब जाके खत्म होंगे किसी को नहीं पता। 60 दिन का जो एमओयू साइन हुआ इसके ऊपर वापस से डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि भाई क्या ये ब्रेक हो चुका है, नहीं हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ, किसी को नहीं पता। ये जो न्यूज मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं ये चीजें निकल के आई है कि कुछ जो टैंकर्स थे वो तो निकल गए, कुछ जो शिप्स थी वो तो निकल गई, लेकिन ज्यादातर शिपें अभी भी फंसी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। क्यों फंसी हुई हैं? क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा है, इजराइल का हमला लेबनान के ऊपर, ये लगातार बना हुआ है और कोई मानने को तैयार नहीं कि भाई ये वॉर कब खत्म होगी। किसी को कुछ नहीं पता और कोई ये बता भी नहीं रहा कि भाई इजराइल कब खत्म करेगा। इवन यूएस के जो तौर तरीके हैं इजराइल को लेकर के, जो ज्यादातर सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, आज की डेट के अंदर वो भी ओपनली कह रहे हैं कि भाई पीस डील से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई प्रपोजल है, और इसके ऊपर इजराइल ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो चुका है, इसके पीछे बातचीत हो रही है। अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो हाँ, इस समय पे $78 पर बैरल के आसपास आ चुका है, वापस से ये गिर सकता है। लेकिन अब ये सारी चीजें हो गई जो आपको ऑलरेडी पता है, जो कि आपने न्यूज के अंदर देख ली है। इसका इंपैक्ट क्या होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, और शायद ये इतिहास का ऐसा टाइम आएगा जहां पे एक बड़ा क्रैश आता हुआ दिख सकता है। प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ती जा रही है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसको देख के आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये वापस से हमारे $50 $60 पर बैरल तक आ जाए, लेकिन हर एक चीज को खुलने में, प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने में, ये 60 दिन के बाद क्या होगा ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। शेयर बाजार को क्या चीजें बिल्कुल पसंद नहीं? अनसर्टेनिटी। क्लैरिटी शेयर बाजार को पसंद है, अनसर्टेनिटी शेयर बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, एल नीनो। आज से करीब 1 महीने पहले मैंने इस पर बात करी थी और आज की डेट में हर दूसरी वीडियो में आपको ये दिखेगा। एल नीनो का जो इंपैक्ट है ये एक्चुअली काफी ज्यादा हो रहा है इंडिया के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हो कि जो बादल है, बारिश के जो बादल हैं, ये इंडिया के ऊपर से हटते जा रहे हैं और ऑलरेडी जितनी बारिश इंडिया के रीजन में होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई है। गर्मी पीक आउट कर रही है। अगर आप इस समय मुंबई की न्यूज पढ़ रहे होगे तो मुंबई की न्यूज के अंदर ये आ रहा है कि मुंबई के पास इतना पानी ही नहीं है कि आने वाले 60 दिन और 70 दिन तक वो सरवाइव कर पाए। जो वाटर टैंकर्स हैं वो ऑलरेडी डिले हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर ऑल्टरनेट डे के ऊपर वाटर टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। इतना बड़ा जो सिस्टम है वो अब एक्सपोज हो चुका है कि एक्चुअली ये इतना कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं है कि ऐसी सिचुएशन से अच्छे तरीके से डील किया जा सके। तो ये मैनेजमेंट का भी इशू है जो कि पूरी इंडिया में अब खुल करके सामने आ रहा है। एक और चीज निकल के आ रही कि चलो पीने की पानी की कमी है तो इससे क्या हो जाएगा, हम आरओ मंगा लेंगे। अरे भाई, आरओ भी तो आप जमीन से खोद के ही निकालते हो, पानी कहां से आएगा? गडकरी जी ने बोला कि हम 20E20 लेकर के आ रहे हैं जहां पे 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। अब जो इथेनॉल है वो किससे बनता है? वो गन्ने से बनता है, जौ से बनता है, और मेनली इंडिया के अंदर गन्ने और चावल से बनता है और मेजॉरिटी गन्ने से बनता है। अब जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि पानी ही नहीं है और ये हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप है जिसको आपको उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो इथेनॉल जो पॉलिसी लेकर के आया गया उससे और बड़ा ब्लंडर फैलने वाला है कि भाई जब पीने का पानी नहीं है तो आप इथेनॉल कैसे बनाओगे? गन्ने ही नहीं उगाओगे और गन्ने के लिए पानी लेकर के आओगे तो एग्जैक्टली आप पीने के पानी को ही तो वहीं पर डाल रहे हो। तो ग्राउंड वाटर जो है वो आपका काफी ज्यादा कम होता जा रहा है और एक बड़ी दिक्कत पैदा करेगा इंडिया में इन फ्यूचर। फोर्थ चीज मैं आपको बताता हूं, एल नीनो की वजह से बारिश ऑलरेडी कम हो चुकी है। मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत बारिश आ भी जाए तो इससे जो क्रॉप है, मतलब जो हमारी फसल है, वो ऑलरेडी बर्बाद होना शुरू हो चुकी है। लोगों को, फार्मर्स को पानी की जरूरत है, पानी है नहीं, बारिश हो नहीं रही और बारिश पे ही डिपेंडेंसी आज भी 45% के आसपास हमारे फार्मर्स की है। तो फूड क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर और ये काफी सालों के बाद होने वाला है। अब इसका क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है इसको समझो, क्योंकि ये चेन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर ये नहीं समझ पा रहे तो आपको आगे की जो कहानी है वो समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हमारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है। एल नीनो की वजह से जो वाटर क्राइसिस है वो ऑलरेडी आ चुका है। उनके
उनकी जो क्रॉप्स है, मतलब वो जो खेती करते हैं, उसकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं उगेगी। मतलब क्या है कि इससे एक और चीज पैदा होगी जिसको हम कहते हैं फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस से क्या होगा, जो फूड के पैसे होंगे, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो राइज होगा। मतलब खाने पीने, दाल चावल पानी, इन सब के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। अब यहां पे दो कॉम्बिनेशन हुआ। पहला कॉम्बिनेशन ऑयल प्राइस, ठीक है, जो ऑयल प्राइस है उसके वजह से ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। दूसरा आ गया फूड क्राइस। फूड क्राइस की वजह से ऑलरेडी जो फूड के प्राइसेस होंगे वो हाई हो जाएंगे। मतलब इन दोनों प्राइस हाइक को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा डिजास्टर। अभी तक तो आपको लग रहा होगा ठीक है, 2 4 10 15 रुपए बढ़ जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ आपकी सैलरी 30,000 50,000 60,000 तो होगी, कम से कम मान के चल रहा हूँ, शायद ज्यादा कम हो सकती है। आप बोलोगे झेल जाएंगे भाई, झेल जाओगे। अभी आप और सुनो, आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है इसको झेलना। इंडिया के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सिर्फ जॉब मार्केट की बात करता हूं। आईटी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है हमें, बैंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, कंसल्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे हो तो भी आपको 40 50 हज़ार रुपए के आसपास मिल जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। इसके आसपास मैं उम्मीद लगाता हूं कि मिलेंगे। मुझे फिर भी नहीं लगता मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा है, बट फिर भी मान लेते हैं। तो अगर मैं 4 से 5 प्रोफेशनल्स छोड़ दूं, ये मेरा मानना है, इसके अलावा भी और बहुत सारे होंगे। एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन के अंदर जो मतलब वो रेयर है ना, मेजोरिटी पैसा यहां से आता है इंडिया के अंदर, तो मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एआई की वजह से आईटी सेक्टर्स की जो कंपनी है वो कह रही है हमारे 2 से 3% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। और ये 2 से 3% पता कहां से आ रहा है, इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, जो आईएनआर है, ठीक है, आईएनआर है, ये डेप्रिशिएट हो रहा है, जो डॉलर है ये अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर के ये जो 2 से 3% की ग्रोथ है ये एक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में अभी तक शायद आपको पता भी नहीं हुआ और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि इसको बताने के लिए आपको सेक्टर समझने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ जो आईटी कंपनीज हैं उनको न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रही है। न्यू प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा हैवी डिस्कशन के बाद मिल रहे हैं, और प्राइसिंग पावर आईटी कंपनीज के पास अब नहीं बची है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब इसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि एआई से क्या इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। अब 3 चीजें हमें मिल गई। पहली चीज, वाटर क्राइसिस की वजह से फूड क्राइसिस मतलब महंगा, ऑयल क्राइसिस मतलब महंगा, आईटी की वजह से जॉब कम, मतलब जिनके पास जॉब है उनके पास खतरा। ऑलरेडी जॉब मार्केट बहुत बुरे हाल के अंदर है, यकीन नहीं होता तो कभी ट्राई करना, ऑलरेडी जॉब मार्केट के हाल काफी ज्यादा बुरे चल रहे हैं। तो लोगों के पास पैसा है नहीं, तो इन क्राइसिस से कौन डील करेगा, कोई डील नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट भी आपको इसमें नहीं मदद कर सकती। अब गवर्नमेंट का फंसी हुई है, इसको समझो। इससे डील किया जा सकता था कि भाई आरबीआई आता और कहता हम और इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे, तो क्या होता कि इस सिचुएशन से आप डील कर सकते थे। बट आरबीआई के हाथ में क्या है, आरबीआई के हाथ में भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, जो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, जो फेडरल रिजर्व है यूएस की सेंट्रल बैंक, वो उम्मीद लगा रही है कि मैं रेट हाई करूंगा। अगर उसने रेट हाई करा मतलब क्या है, आईएनआर और तेजी से गिरेगा, और अगर आईएनआर गिरेगा तो आरबीआई के पास क्या है कि भाई रेट को हाई करो। अब ये बन गए 4 मेजर बड़ी दिक्कतें जब भी ऐसा इशू आया है लाइफ के अंदर। एक होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसे कहते हैं, कि भाई रेट कम कट करो, लिक्विडिटी बढ़ाओ, आप खुद को बचाओ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई दर इन 4 चीजों की वजह से हाई है, और इसी के साथ साथ आप रेट को भी हाई कर देते हो, तो ये दोनों मिलकर के ब्लंडर बनता है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अब जब स्टैगफ्लेशन आ जाएगा हमारी लाइफ के अंदर तो क्या होगा, आप चीजों को खरीद ही नहीं पाओगे। कंजम्पशन, हमारी इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। कंजम्पशन की सच्चाई भी बता देता हूं चलो मैं आपको आज, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कंजम्पशन की सच्चाई ये है, टॉप 10% को अगर आप हटा दो इंडिया से, टॉप 10% में आने के लिए पता है कितना पैसा चाहिए इंडिया में। अगर आप 50,000 रुपए के आसपास कमाते हो, ये भी ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, 50,000 रुपए के आसपास कमाते हो तो इंडिया के टॉप 10% में हो। मतलब 90% लोग 50,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। और अगर 90% लोग 50,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे, तो ये जो पंगा यहां पर आ गया है इसको झेलेंगे कैसे। कंजम्पशन खत्म, मतलब FMCG जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, भाई इसकी डिमांड खत्म। आप इसको एज अ डिफेंस सेक्टर देखते थे। डिफेंस का मतलब क्या है
कि भाई बैंकिंग गिर गया, आईटी गिर गया, ये ग्रोथ सेक्टर में माने जाते थे। टेक कंपनी, बैंकिंग कंपनी ग्रोथ है इंडिया के अंदर। कंज्यूमर डिफेंस है कि भाई 12-13% की तो डिमांड आएगी, ये गिर रही है, इनके रेवेन्यूज गिर रहे हैं। मतलब डिमांड खत्म, ग्रोथ खत्म, दोनों चीज खत्म खत्म। अब जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो इस ब्लंडर से निकलने के लिए क्या चाहिए आपको? इस ब्लंडर से निकलने के लिए आपको आपकी करेंसी स्ट्रांग चाहिए, आपको बिजनेसेस को ग्रो करना पड़ेगा, राइट? तभी आप निकल पाओगे। अब बिजनेसेस, इंडिया के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी भी इकोनॉमी को देखते हो तो उसके अंदर दो मेजर पिलर होते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गवर्नमेंट का काम है, और प्राइवेट प्लेयर का काम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करना गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। मतलब हाईवे बन गया, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट ने दिया, थोड़ा पैसा प्राइवेट प्लेयर ने। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू 10 साल तक यहाँ पे टोल चार्ज कर सकता है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। प्राइवेट प्लेयर यहां पे आ ही नहीं रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर अगर नया कंपनी खोलेंगे तो नई कंपनी खोलेंगे मतलब जॉब जनरेट हो जाएगी, ठीक है? अब जॉब जनरेट सिर्फ तब होगी जब प्राइवेट प्लेयर आके कंपनी खोलेंगे, इनको काफी सारे बेनिफिट मिले, इंटरेस्ट रेट कट मिला, इनको काफी सारे टैक्सेशन के बेनिफिट मिले। आईटी कंपनी को 10-20 साल तक टैक्सेशन नहीं देना पड़ा, टैक्स नहीं देना पड़ा बिल्कुल भी, टैक्स एग्जम्पशंस मिले थे। जॉब जनरेशन नहीं आई, आईटी में तो आ गई, बाकी सारी इंडस्ट्री में 2026 के अंदर जॉब जनरेशन नहीं आई। मोदी जी ने जो वादे करे थे वो सारे फेल हो गए। इन सबको अगर आप एक बार ढूंढो, आराम से बैठो, आपको एक चीज मिलेगी जो और सरप्राइजिंग है। हमारे जो बड़े मिनिस्टर हैं उनके जो बच्चे हैं वो यूएस के अंदर बैठे हुए हैं। जयशंकर जी जो हैं हमारे, उनके बच्चे बाहर हैं। अमित शाह जी जो हैं हमारे, उनके बच्चे बाहर हैं। और भी अगर आप देखोगे बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इन सब के बच्चे बाहर हैं, यूएस के अंदर हैं। मतलब क्या है कि क्या आप उनके साथ अच्छे से डील कर पाओगे? नहीं डील कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश करोगे, बच्चों की जिंदगी खतरे में, बच्चों के बिजनेसेस खतरे में, ठीक है? तो ये एक बड़ा दिक्कत हो सकता है। और जिनके बच्चे इंडिया में नहीं है, उनके पास क्या डिविडेंट है कि भाई मैं इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सुधारूं? एक और एग्जांपल देता हूं, अगर किसी ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा तो उस कंपनी को क्यों एनालाइज करेगा? बेसिक रूल। यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब बेसिकली ये तो हो गई डराने वाली बात। और लोग बोलेंगे यार आप नेगेटिव क्यों हो? भाई नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं शेयर बाजार की बात करूं, मैं पॉजिटिव बोल दूं लॉस हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, आप बोलो यार पागल है क्या, पॉजिटिव 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 कर रहा है? भाई लॉस हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिविटी का क्या करूं? आप बोलोगे नेगेटिव, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा नेगेटिव 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 से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो ना, चार चीजों के ऊपर वो बेस्ड होती है। सबसे पहली पिलर है हमारे देश की, वो पता है क्या है? वो है पॉलिसी। अगर आपके देश की पॉलिसी अच्छी है तो आपका देश ग्रो करेगा। पॉलिसी से क्या मतलब है? कितना आसान है वहां पे बिजनेस करना, कितना कम वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्टिव है, कितनी जल्दी जो पेपर वर्क है वो खत्म हो जाते हैं। ये पहला प्लेयर है। अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं तो बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे आपके देश के अंदर, ठीक है? क्योंकि आपकी पॉलिसी अच्छी है। चाइना बड़ा क्यों बना? इन पॉलिसीज की वजह से बना। जो दुबई है वो बड़ा क्यों बना? इन पॉलिसीज की वजह से बना। दूसरी जो यहां पर पिलर होती है वो होती है हमारी कि आपके देश के अंदर कितना स्किल है। मेरी जो जनरेशन है उसके अंदर स्किल है। जो नई जनरेशन है, जब हम उनका इंटरव्यूज लेते हैं तो बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक कॉमन आंसर्स नहीं पता उन्हें, सिर्फ चैट जीपीटी कर करके आंसर दे देते हैं, कहते हैं काम उनसे मतलब है। लेकिन जो चैट जीपीटी है ना, वो भी टोकन कंज्यूम करता है। तो अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी से पूछ करके आंसर दे रहे हो, इंडियन सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एआई का, पेड एआई का नहीं, फ्री एआई का। और आप सोच रहे हो कि भाई मैं इंटेलिजेंट हो गया, नहीं, एआई से भी सही क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और जब आप जॉब के अंदर जाओगे तो एआई से आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, टोकन चार्ज होते हैं वहां पे, फ्री नहीं है। और जब टोकन चार्ज होंगे मतलब आपकी एबिलिटी एनालाइज करने की अच्छी होनी चाहिए, सही क्वेश्चन पूछना, सही आंसर चाहिए, सही बग फिक्स करना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी। तो पुराने लोग तो स्किलफुल हैं, जो नए लोग हैं वो स्किलफुल नहीं है। इसलिए देखोगे जॉब मार्केट में जितने भी नए ग्रेजुएट आ रहे हैं ना, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? स्किल्स ही नहीं है उनके पास। मतलब एजुकेशन सिस्टम फेल है। यहीं से तो सारी चीजें होती है ना। जैसे कहते हैं कि अगर आपने बीज अच्छा बोया तो पेड़ अच्छा निकलेगा, अगर आपने बीज में ही खराबी कर दी तो पेड़ छोटा सा रह जाएगा, या उगेगा ही नहीं, उगा तो वापस नीचे आ जाएगा। तो सेकंड पिलर एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारा, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। काफी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बंद भी हुए हैं, अगर आपको नहीं पता। तीसरा होता है हमारा कि भाई कितने कम स्कैम होते हैं देश के अंदर, है ना? कोई भी देश में पैसा डालना चाहता है तो वो चाहता है कि भाई पैसा सेफ रहे उसका। गवर्नमेंट बैंक्स के हाल आपको पता ही है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसी का पैसा सेफ नहीं है तो बाहर वालों का क्या होगा? और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहां पे स्कैम आ रहे हैं। मतलब क्या है
इंडिया के अंदर जो बैलेंस शीट है, बोट जैसी कंपनी की बैलेंस शीट सही नहीं निकली। अभी आपने राजेश एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा, उसमें भी दिक्कत निकल के आ गई। बायजूस के अंदर जापानीज कंपनीज ने पैसा खोया है। मतलब 2017-18 में जो बूम था, यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा बन रहे थे इंडिया के अंदर, वो पैसा खो रहे हैं। अब पैसा नहीं बना पा रही है इंडियन कंपनियां, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी ग्रोथ, कंपनियां क्या ग्रो कर पा रही हैं? डिमांड है? नहीं है। जब ये चारों पिलर अगर आपके स्ट्रांग होंगे, तब जाकर के आपका जो शेयर बाजार है वो भागेगा। शेयर बाजार इन चारों चीजों का मिक्सचर है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिटिशियंस, क्या आपके पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि आपका देश ग्रो करे? अब आप बोलोगे पॉलिटिशियंस कहां पे आ गए? पॉलिसीज कौन बनाता भाई? पॉलिटिशियंस बनाते हैं। रूल कौन बनाएगा देश के लिए? पॉलिटिशियंस बनाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच सही तरीके की कौन देगा? पॉलिटिशियंस देंगे। हिंदू मुस्लिम ना करना पड़े, कास्टिज्म ना हो, यहाँ पर लड़ाई झगड़े कम हो, जो बोलना चाहते हैं वो बोले, उसकी देखभाल कौन करेगा? पॉलिटिशियंस करेंगे। एग्जाम हमारे हो, नीट एग्जाम बार बार खराब हो रहे हैं, सारी चीजें, ये कौन करेगा? पॉलिटिशियंस करेंगे। तो पॉलिटिक्स से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। लोगों ने बोला कि आप क्या कहते हो कि यार इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मत करो इन्वेस्ट। मैं क्या बोलता हूं, बस उस चीज को समझने की कोशिश करो। और मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूं, ठीक है, इस चीज को समझो। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हो, अगर आप सोचो कि भाई 1 साल 2 साल के अंदर चीजें सही हो जाएंगी, चीजें यहां से वर्स्ट होंगी, अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपैक्ट हैं जो मैंने कैलकुलेट नहीं करी। अगर मैं इश्यूज बताने लग जाऊं तो लिस्ट ऑफ इश्यूज निकल के आएंगे, जो आपको मेन मीडिया में देखने को भी नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई 3 से 4 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूं, बड़े क्रैश के बाद या रिकवरी में आप एवरेज रिटर्न्स बन जाने चाहिए यहाँ पे 14 से 18% के आसपास। अगर आप सोचो कि भाई मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, ना मुझे पता है कि 10 साल में क्या होगा, ना आपको पता है। इवन मोदी जी को भी नहीं पता कि 10 साल में क्या होगा। मोदी जी तो हर 10 साल के बाद 10 साल बढ़ा देते हैं। तो इसके तो ना मैं बात कर सकता हूँ, ना आप बात कर सकते हो। हम हिस्ट्री को नहीं कह सकते कि भाई हिस्ट्री रिपीट होगी। बहुत सारे देश हमने ऊपर जाते हुए देखे, एंड देन आते हुए देखे हैं। ठीक है, तो 10 साल की ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शॉर्ट टर्म 3 से 4 साल का जो पिक्चर दिख रहा है, उसके बेसिस पे मेरा मानना ये है। दूसरी चीज, क्या हमें बेच देना चाहिए म्यूचुअल फंड? नहीं होगा कुछ भी नहीं। हर चीज ये या फिर कुछ नहीं नहीं होती, ठीक है, मतलब 1 और 0 नहीं होता। 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। मतलब क्या है, कुछ टाइम पहले तक इंडियन मार्केट भाग रही थी, ठीक है, जापानीज मार्केट जो थी डाउन थी, कोरियन मार्केट जो थी डाउन थी, वियतनामी मार्केट जो थी डाउन थी, यूएस मार्केट जो थी डाउन थी। अब ये मार्केट्स क्यों डाउन थी? क्योंकि इनके लेवल पर ना, इकोनॉमी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, एक्सपेंशन लेवल पर प्रॉब्लम थी, इसलिए ये मार्केट्स डाउन थी। अब इंडियन मार्केट डाउन है पूरे एआई रैली के अंदर, या पूरी की पूरी रैली में जो पूरी दुनिया में चल रही है। बाकी ये सारी मार्केट्स बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसीज इस समय पे जो इन्होंने बनाई वो अच्छी कर रही है, और इंडिया की पॉलिसी बुरी कर रही है। तो जब आपकी पॉलिसी, कंपनी की ग्रोथ, ये सब आ जाएगी, तो आपकी जो मार्केट है ये बढ़िया चल सकती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। गूगल खोलना और बोलना कितने लोगों ने दुबई की नई जो सिटीजनशिप है वो अप्लाई करी है। आप शॉक हो जाओगे कि इंडिया के जितने भी बड़े लोग हैं जो जा सकते हैं इंडिया के बाहर, वो जा रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं, पैसे को इंडिया और इंडिया के बाहर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 10 से 15%, 20%, 50% इंडिया में रख रहे हैं, उसके बाद बचे हुए 50% बाहर भेज रहे हैं। आईएनआर से जो करेंसी रिस्क है उसको हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे भाई, तो ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।